नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज रचना धर्मिता कार्यक्रम में दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी अभी थोड़ी देर में प्रतिष्ठित साहित्यकार सुश्री सविता चड्ढा। आइए सबसे पहले हम आज के विशेष अतिथि को रचना धर्मिता कार्यक्रम में जोड़ देते हैं। सुश्री सविता चड्ढा, नमस्कार। नमस्कार, कैसे सादर हैं आप? नमस्कार सादर जी। जी मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ कि रचना धर्मिता जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित पटल पर आपने सविता चड्ढा को अवसर दिया, आपने बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। आप समय निकाला आपने, आप हमारे इस पटल पर आ गई हैं। अब देखिए, इस बीच में रमेश चंद्र शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए, जी जी पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी जुड़ गए। हमारे साहित्यिक मित्र हैं, आपको भी जानते हैं, आप भी इनसे परिचित होंगे। सबसे पहले जी मैं अपने मित्रों को आपका परिचय तो बहुत बड़ा है, विस्तृत है, लेकिन सब संक्षिप्त में पहले, बाकी तो विशेष तो बातचीत में हम आपसे ही पूछेंगे। सुश्री जी सत्ता चड्ढा जी एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। आपने एमए अंग्रेजी में किया है और एमए हिंदी में भी किया है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क में भी आपने विशेष शिक्षा प्राप्त की है। और देखा जाए तो 1984 से आपने विधिवत रूप से अपना लेखन कार्य आरंभ किया है। और मैं अपने मित्रों को बताना चाहूँगा, इतनी शक्ति, रचनात्मक जो प्रेरणा है और शक्ति है आपके पास, ईश्वर करे आप और भी इससे ज़्यादा पुस्तकें लिखें। अभी तक आपकी 47 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 12 कहानी संग्रह हैं, 10 काव्य संग्रह हैं, 11 पत्रकारिता पर आपने लिखा है और कई रचनाओं पर आप की जो रचनाएं हैं उस पर नाटकों की भी प्रस्तुति हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है सविता जी की, अपने मित्रों को बताना चाहूँगा कि आपने विदेशों में साहित्यिक यात्राएं बहुत की हैं। उनके बारे में भी आपसे खुलकर चर्चा करेंगे। शेष सम्मान और पुरस्कार आपकी झोली में बहुत सारे हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो मैं पुनः सविता जी, आपको रचना धर्मिता के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। और जो मित्र हमारे साथ जुड़ गए, अब विजय संदेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मित्र लोग हमारे साथ अभी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं सविता जी, सबसे पहले जो मित्र लोग अभी जुड़ गए हैं उनके विषय में कुछ दो शब्द आप कहना चाहेंगे। जी मैं अभी मुझे कुछ मैसेज दिख रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं हम आपका कार्यक्रम कैसे देखें। हालांकि मैंने उनको लिंक भेजा है, पर सब लोग इस टेक्निक से परिचित नहीं होते। तो मेरा मन तो है कि कोई शेयर कर दे मेरी फेसबुक पर, तो मेरे सारे मित्र भी देख सकें। तो और मैं ये भी आपके कहना चाहती आपके हूँ। आप आपके शेयर बुक पे, आपके फेसबुक पे तो आप ही शेयर कर सकती हैं, लेकिन मैं आपके ओके मित्रों को ये बताना चाहूँगा, आपने जी उनको जो लिंक भेजा है उस जी लिंक को वो टच करें और उसके बाद जब वे उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के पेज पर आएंगे, तो अगर वे जी मेरे साथ जुड़े नहीं हैं अभी तक, वो उस पेज को लाइक करें और उसके बाद स्वतः आपका वो लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं। जी अभी अब देखिए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अमेरिका से अन्नदा पातनी जी भी जुड़ गई हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छी बात है, मैं अब बहुत सारे साहित्यिक मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मित्र जानते हैं कि आज रचना धर्मिता कार्यक्रम में हमारे साथ सविता चड्ढा जी हैं, दिल्ली से प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। और अर्चना झा जी, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। ये बताइए सविता जी, आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ है और शिक्षा दीक्षा किस व्यवस्था में आपकी हुई है? जी मेरा जन्म तो उपेंद्र जी पानीपत में हुआ, क्योंकि मेरे नानी जी पानीपत में रहा करते थे और माता जी भी वहीं गई हुई थी। तो पानीपत में जन्म हुआ और मैं 2 साल पानीपत रही।
और फिर मेरे पिता पुलिस में थे तो हम लोग दिल्ली आ गए, उनकी दिल्ली पोस्टिंग हो गई पापा की। तो तब से 1955 से आप सोचिए कि मैं दिल्ली में ही मेरा रहना है। और दिल्ली के जो झील कुरंजा है, वहीं पर स्कूल में मेरी शिक्षा हुई है हायर सेकेंडरी तक। फिर उसके बाद जैसे डिप्लोमा किया कमर्शियल प्रैक्टिस का, फिर नौकरी लग गई, फिर बीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर मेरठ से एमए इंग्लिश एमए हिंदी भी किया, क्योंकि नौकरी लगने के बाद मुझे लगता था प्रमोशन के लिए शिक्षा का आगे होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पढ़ते गए और भगवान की कृपा से बस आगे आगे थोड़ा बढ़ते गए। तो इस तरह से जन्म तो पानीपत में, और दिल्ली में रहकर जो मुझे अपने साहित्यिक मित्र मिले, बहुत शुभचिंतक मिले, उनकी प्रेरणा भी मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन वर्धक रही है। जी जी। तो क्या क्या विषय आपने शुरू शुरू में लिए हैं अपनी शिक्षा में? जी मुझे ना इतिहास बड़ा पसंद जी रहा है, और मैंने हायर सेकेंडरी तक तो हिस्ट्री ली, पॉलिटिकल साइंस में शिक्षा करी। और जब हमने कमर्शियल प्रैक्टिस का डिप्लोमा किया, उपेंद्र जी बहुत हैरानी होगी, ये बहुत ही बढ़िया डिप्लोमा था और 16 सब्जेक्ट थे इसमें उस समय। 1972 की बात है, 16 सब्जेक्ट थे इसमें। मैंने इकोनॉमिक्स भी किया, अर्थमेटिक भी था, कमर्शियल प्रैक्टिस भी था, जियोग्राफी भी था, शॉर्ट हैंड भी थी, और इसमें टाइपिंग भी सिखाते थे। तो एक तरह से 16 सब्जेक्ट, मैं मतलब इतनी हैरान हुई। और 16 सब्जेक्ट में 2 साल का ये डिप्लोमा था, बहुत ही बढ़िया डिप्लोमा था। और बाय चांस मुझे कमर्शियल ज्योग्राफी में डिस्टिंक्शन मिला कॉलेज में, और मुझे खेलों का भी बड़ा शौक था। तो इसी कॉलेज में बहुत सारे मुझे स्पोर्ट्स में भी बहुत पुरस्कार मिले। तो बहुत अच्छा जीवन रहा। और पॉलिटिकल साइंस थी। अभी कुछ लोगों जी। के फोन आ रहे हैं कि, पर मैंने फोन काटे हैं कि वो कैसे जुड़े मेरे प्रोग्राम से, अब मैं कैसे बताऊं उनको। मुझे लगता है अब बाद में दिखा देंगे उनको, शेयर करूंगी। जी तो जी कुल मिला मैं के बहुत। आपको ये बताना चाहूंगा सरिता जी, इस बीच में बहुत सारे और मित्र जुड़ गए हमारे साथ। अर्चना अच्छा। जी, आपको बताया मैंने, राजीव प्रखर जी, रितु माथुर जी, ओ, मीना खरे जी, प्रेमवदा पांडे जी, और साथ में राजीव प्रखर जी भी जुड़े, भारती कौल जी भी जम्मू से जुड़ी हैं। बहुत सारे मित्र लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपका ये कार्यक्रम आप देख। बलविंदर जी सिंह अत्री जी भी जुड़ गए हैं। जी 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 ओके, जी। अच्छा मेरी तरफ आपने से भी मेरी तरफ से भी उन्हें प्रणाम है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणाम स्वीकार करें जी। आप आपने एमए हिंदी में भी किया है, अंग्रेजी में किया है, क्या कारण रहा है? तो क्या मतलब मूल आप किस में करना चाहती थी, या आपने मन बना रखा था कि आप दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी में, दोनों में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा मन नहीं बनाया था। एक्चुअली मैं बैंक में थी, और मैं जब सीनियर ट्रांसलेटर बन गई तो मुझे एमए हिंदी कर लिया। तो मुझे लगा कि बैंक में ना लोग फिर समझते थे कि अरे एमए हिंदी ही तो किया है, तो अंग्रेजी नहीं किया, अंग्रेजी नहीं आती होगी, मतलब ऐसे कुछ मुझे लगा कि कुछ ऐसे ख्याल हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि एमए इंग्लिश कर लूंगी तो अनुवाद में भी सहायता मिलेगी मुझे, और मुझे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने का भी, मिल्टन, टॉल्स्टॉय, और बहुत सारे हमारे जो शेक्सपियर जी के बहुत सारे नॉवेल्स एमए इंग्लिश में मैंने पढ़े। तो मुझे लगा इसी बहाने कुछ पढ़ भी लूंगी, और बैंक में और मिनिस्ट्री में रहने के साथ साथ मुझे मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी, और मुझे अपने मन की संतुष्टि भी। और उपेंद्र जी एक और बात बताती हूँ, मेरा मन तीसरी एमए का भी था, साइकोलॉजी का। लेकिन उन दिनों मुंगेरी लाल के सपने में वो 3 एमए करके आए ना, तो मुझे लगा कि कोई मुझे भी कोई मुंगेरी लाल मुंगेरी लाल ना समझ ले, तो तीसरी एमए का विचार मैंने फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरा मन था कि साइकोलॉजी में एमए, लेकिन मैंने मनोविज्ञान की बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने एमए नहीं कर पाई मैं उस विषय में। जी जी जी। तो अच्छा, उसके बाद आपने पत्रकारिता, विज्ञापन, जनसंपर्क, ये विषय आपने अलग से लिए हैं, इनमें डिप्लोमा किया आपने? जी डिप्लोमा किया।
उपेंद्र जी, इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं एक जगह पे चाहती थी मेरा एडमिशन हो वहाँ, और जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मुझे दाखिला नहीं दिया गया, क्योंकि मैं हिंदी में पत्रकारिता में डिप्लोमा करना चाहती थी। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा और आपको अंग्रेजी में ही उत्तर लिखने होंगे। तो मैंने कहा मुझे तो अंग्रेजी में नहीं पत्रकारिता करनी, कहानी हिंदी में लिखनी है, लेख हिंदी में लिखने हैं, समाचार हिंदी में लिखने हैं, तो मैं अंग्रेजी में क्यों करूं? तो आपको हिंदी में मुझे दाखिला देना पड़ेगा। उन्होंने उस समय मुझे घर भेज दिया। और फिर मैंने कोई और तलाश कर लिया जहाँ से मैं हिंदी में कर सकती थी। उपेंद्र जी, 1 हफ्ते के बाद में मुझे उसी विश्वविद्यालय से लेटर आ गया कि आप हिंदी में ही करिए, हम आपको हिंदी में कराएंगे, आप आ जाइए। तो मैंने उनको जाकर निवेदन किया कि नहीं, अब मैंने हिंदी में दाखिला ले लिया है। और जब मैं कर रही थी पत्रकारिता में डिप्लोमा, तो उन दिनों मैंने जो भी नोट्स बनाए थे, वो सारे नोट्स में मुझे A+ मिल गया बाय चांस। और जब वो सामने आया मेरे, तो मुझे लगा जब मैं कर रही थी मुझे एक भी किताब हिंदी पत्रकारों के लिए नहीं मिली कि पत्रकारिता पर लिखी कोई ऐसी पुस्तक, मार्गदर्शक पुस्तक कोई हो जो प्रशिक्षण के लिए कोई तो कोई किताब नहीं थी। उपेंद्र जी, मैंने वही नोट्स को थोड़ा ठीक ठाक किया और नई पत्रकारिता और समाचार लेखन एक पुस्तक लिखी। तक्षशिला ने उसको प्रकाशित किया। छपते ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में सहायक ग्रंथ के रूप में उसे मान्यता मिल गई, और बाद में फिर उसका अनुवाद भी उन्होंने करवाया। फिर वो फॉरेन में भी, विदेशों में भी वो पुस्तक का प्रचार हुआ। ये 1979 की बात है, और आप सोचिए कि वो मेरी पहली किताब थी। लोगों ने बहुत प्रशंसा की, कहा कि किसी महिला के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है पत्रकारिता पर, और बहुत मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मेरा मन हुआ कि मुझे पत्रकारों के लिए कुछ और भी लिखना चाहिए, नए पत्रकारों के लिए, और मैं ऐसे लिखती गई और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। तो ऐसे करते करते मेरी 10-11 किताबें पत्रकारिता पर हो गई, जिन्हें लिखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि लोगों के काम आई, बच्चों के काम आई, तो बच्चे बहुत खुश हुए किताबें पढ़ के। जी। तो 47 पुस्तकें आपकी हैं। हे भगवान, इतना समय कहाँ से निकाल लेती हैं आप? उसमें जैसे कि मैंने अपने मित्रों को बता दिया, उसमें आपकी 12 कहानी संग्रह हैं, बताइए। और उसके अतिरिक्त आपके 10 काव्य संग्रह हैं। तो कहाँ से, मतलब आपका प्रकाशन क्या कहानियों से शुरू हुआ या काव्य संग्रह से? जी, मेरी पहला संग्रह तो उसका आया कहानी का ही, आज का जहर और योग, ये दोनों साथ साथ ही आए 1984 में। ये दोनों ही संग्रह आ गए थे। और लेकिन पहली कहानी भी मेरी आपके आकाशवाणी पर ही 1984 में प्रकाशित हुई थी, आज का जहर शीर्षक था। और फिर उसके बाद तो बहुत सारी कहानियां, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने आपके कार्यक्रम में भी भाग लिया हुआ है। जब आप कार्यक्रम दूरदर्शन पे, उस पे आकाशवाणी पे करते थे, युवानी और वो, और मेरे पास एक वो आपका पत्र भी है जिसमें आपके हस्ताक्षर से कार्यक्रम का। तो मुझे आज कितनी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ हूँ इस पटल पर, और आपसे मैं बातचीत कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत अतीत के इतने सारे झरोखे आपने खोले हैं, इतने यादें दिला दी हैं। तो आपको ये भी याद है कि आपने आकाशवाणी में, युवानी में कार्यक्रम दिया था, तो वो आप कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म होता था, अनुबंध पत्र, वो आपके पास अभी आपने उसको सुरक्षित रखा है। मैं समझता हूँ कि कई लोग, कई लेखक मित्र जो हमारे हैं, ऐसे कागज अपने पास, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की प्रतियां अपने पास रखते हैं, जो एक, जिसको कहते हैं ना कि एक संग्रहणीय वस्तु मान के उसको वो सुरक्षित रखते हैं अपने लिए दस्तावेज के रूप में। बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि फिर आपका लेखन तो चलता रहा उस पर, और आपके कार्यों पर कुछ नाटक इत्यादि भी बहुत हुए हैं। तो क्या मतलब, क्या उनका क्या नाटकीकरण किया गया है, क्या हुआ है? नहीं सर, वो बहुत एक अच्छी बात है कि मेरी कादम्बिनी में शायद 1982 में, मुझे याद है, कहानी मैजिक छपी थी। बहुत कहानियां प्रकाशित हुई थी कादम्बिनी में, लेकिन मैजिक कहानी जब प्रकाशित हुई तो मुझे, उपेंद्र जी, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे 300 से ज्यादा पत्र आए उस कहानी के बारे में।
और वो मेरी एक पुस्तक बनी पत्रों की दुनिया, मैंने उसमें काफ़ी सारे पत्र रखे हैं। इस कहानी के लिए बहुत प्रशंसा, बहुत जिज्ञासा, अनेक प्रश्न मेरे पास आए। और एक पत्र उसमें ऐसा भी था धीरज कुमार अरोड़ा जी का, कि वो मेरी कहानी को मंचित करना चाहते थे। और बहुत अच्छी बात है कि मंटो जी की कहानी, शेखर जी की और बहुत सारे प्रतिष्ठित बहुत बड़े-बड़े जब नाटक मंचन हुए, तो उसमें सबसे पहला कहानी पर वो जो बैनर पर नाम था, वो सविता चड्ढा की मैजिक कहानी का था। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का पल था। आज भी मैंने वो कागज़ सँभाल के रखा है जिस पर मेरा नाम था। मेरा नाम इतने बड़े लोगों में शामिल हुआ। देखिए, हम लोग भविष्यवक्ता नहीं होते, हमें पता नहीं कल क्या होना है, हमको सिर्फ कर्म करना है। और कर्म भी करना, मैं इसमें एक बात जोड़ी थी कि भगवान कृष्ण ने तो कहा था कि कर्म करो फल मिलेगा। उपेंद्र जी, जब मैं बैंक में थी तो मैंने एक स्लोगन बनाया था, कर्म का फल नहीं मिलता, जिस भावना से कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है, फल भावना सही का बात। मिलता है। बैंक में सभी आते थे, सभी को पूरी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन प्रमोशन उन्हीं को मिलती थी जो अच्छी भावना से, सच्ची भावना से काम किया जिन्होंने, वो लोग आगे बढ़े, उनको बहुत प्रशंसा मिली, सम्मान मिले, पुरस्कार मिले। तो भावना का जो फल है वो बहुत मीठा है। कर्म तो सभी क्या कर बात। जाते हैं, कर्म तो करना है। जी। राजीव प्रखर जी आपके लिए एक सूचना भेज रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा है, हार्दिक स्वागत सविता दीदी, मुरादाबाद में आपसे हुई मधुर भेंट आज भी मेरी स्मृति में है। मुरादाबाद में सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी भवन में यह विमोचन कार्यक्रम हुआ था। राजीव प्रखर, मुरादाबाद। जी, कौन सा जी, कार्यक्रम जी, था बहुत ये? कौन सा कार्यक्रम था ये? हाँ जी, वो एक हमारे मित्र हैं अमोद कुमार जी, उनकी पुस्तक का लोकार्पण था। तो वो कहते हैं कि आपको दिल्ली से हम लेकर जाएँगे, आप इसे उपस्थिति में आपके लोकार्पण होगा। तो फिर हम लोग वहाँ गए थे, वो मुझे गाड़ी में यहाँ से ले गए अमोद जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छे लोग मिले वहाँ पे। तो अब राजीव प्रखर जी भी मिले, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपको मैं याद हूँ। आपका बहुत अभिनंदन, आपने मेरे लिए सोचा, लिखा। शुक्रिया जी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपने देखिए कहानियां भी लिखी हैं, आपने कविताएं भी लिखी हैं, तो आप मतलब आप तो स्वयं लेखिका हैं, साहित्यकार हैं। अगर आप अपना आकलन करेंगे, अपनी समीक्षा करेंगे, तो आप अपने आप को एक सफल कहानीकार के रूप में मानते हैं या कवि के रूप में? हालांकि बहुत अ, कठिन है ये कहना आपको अपने बारे में। मुझे मुझे लगता है कि ये निर्धारण तो आप लोग सब करेंगे कि मैं क्या हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ लोग मुझे कवि मानते हैं, कुछ पत्रकार, संपादक कहते हैं, कुछ कहानीकार, कुछ साहित्यकार, तो सबने मेरे बहुत सारे नाम रखे हैं। लेकिन उपेंद्र जी, कविता लिखकर जो मुझे सुकून मिलता है, वो मैं और कविता इसलिए भी मैं बहुत बार कहती हूँ कि कविता लिखना जो है वो ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना कविता नहीं लिखी जा सकती। ये हम सोचे कि हम लिख रहे हैं, मैं नहीं मानती। मुझे नहीं पता क्या-क्या परिस्थितियाँ होती हैं, क्या समय होता है और मेरे से कुछ कविताएँ बन जाती हैं। ऐसी कविताएँ बहुत बनी हैं। तो कविता जो है वो लिखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं क्या हूँ ये मैं नहीं कह सकती। ये आप सब जो मुझे पढ़ते हैं, जानते हैं। उन्होंने मेरे बहुत सारे नाम रखे हैं, वो सभी नाम मुझे प्रिय हैं। मैं कहानीकार भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, संपादक भी हूँ, लेखक भी हूँ और आप सबकी मित्र भी हूँ। अच्छा, जी। ये तो बताइए, जो इतने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, सभी साहित्यकार मित्र हैं, तो आपकी दिनचर्या किस तरह से शुरू होती है? मैंने सुना है आपके बारे में, आप अभी घर में भी बिल्कुल वैसे ही कुर्सी पर आकर 10 बजे बैठती हैं, 5 बजे तक आप अपना, जैसे कार्यालय में करती थी आप अपना कार्य करती जी। थी, घर पे आप जी। क्या है वो मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा अपने मित्रों के लिए। जी, जी, बहुत शुक्रिया। उपेंद्र जी, मुझे लगता है कि हमें ना कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। क्या बात है, सरकार बहुत बेशक बढ़िया कर बात कही। सरकार बेशक कर दे, क्योंकि सरकार के अपने नियम हैं, कायदे-कानून हैं, लेकिन हमें अपने जीवन से, अपने कामों से सेवानिवृत्ति नहीं लेनी। तो मैं अपने जो मेरा कमरा है पढ़ने का छोटा-सा जगह, मैं वहाँ पर अपना कंप्यूटर रखा हुआ है और मैं सुबह अच्छे से जो नाश्ता-वाश्ता करके थोड़ा तैयार होके दफ्तर वाले टाइम पे ही 10 साढ़े 10 तक अपने कंप्यूटर पर आ जाती हूँ और फिर 1-2 घंटे काम किया
फिर थोड़ा खाना पीना किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं 10 से 5 या 6 बजे तक ज्यादातर कंप्यूटर पर रहती हूँ। कंप्यूटर और किचन आस-पास ही है, तो घर के काम भी करती रहती हूँ और पढ़ना लिखना भी करती रहती हूँ। तो बस इसी तरह से, और मैं 6-7 बजे के बाद अपने बेडरूम में कभी नहीं जाती। उससे पहले मुझे नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं गई और मैं वहाँ लेट गई तो आराम बहुत अच्छा लगता है। इस जीवन में आराम से खाना मिले तो देखिए बहुत अच्छी बात है। क्या लेकिन बात। ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग का खाना कहाँ मिलेगा? ये तो संतुष्टि तभी है जब हम काम करेंगे, और काम से ही मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, और बस जीवन निकल रहा है बहुत अच्छे से। जी। चलिए, आपके लेखन के बारे में बातचीत होती रहेगी, लेकिन जो हमारे कई मित्र बहुत अच्छे कमेंट्स भेज रहे हैं। अन्नदा जी ने जी। लिखा है कि कविता के विषय में बहुत सुंदर बात कही आपने। किसी ने उनको कविता लिखने पर कहानी के कविता लिखना सबसे आसान है। होता है अपना अपना, किस तरह से किसी को हालांकि कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं। किसी को कविता लिखना आसान लगता है, किसी को कहानी लिखना। ये तो अपने आपके स्वभाव पर, अपनी क्षमता पर, आपका जो आपकी जो प्रवृत्ति है लिखने की, उस पर बहुत निर्भर करता है। जी। विजय संदेश जी ने लिखा है, वो वे लिखते हैं, ये मेरे लिए सुखद संयोग और सौभाग्य रहा कि यूरोप की साहित्यिक सांस्कृतिक यात्रा में मैं भी उनके साथ था। ये कौन सी यात्रा थी जिसके बारे में विजय संदेश जी संकेत कर रहे हैं? जी, मुझे लग रहा है मैं अभी एक संस्था है मुरादाबाद की, महेश दिवाकर जी की बहुत अच्छी संस्था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको प्रचंडी देवी सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम वहाँ होगा। तो वो वाला बहुत ही अच्छा हमारा भ्रमण रहा और साहित्यिक बहुत परिचर्चा अच्छी रही। तो हम लोग वहाँ गए थे जर्मनी, और मैंने हिटलर, क्योंकि मैं वहाँ इसलिए गई कि हिटलर जी का जन्म वहाँ हुआ है। जी लगा रही हूँ हिटलर को, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी का सम्मान करना चाहिए। तो मैं वो जगह देखने गई जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने पेपर बेचे, जहाँ उन्होंने जीवन शुरू किया, और जहाँ वो बहुत बड़े पराक्रमी बनकर, जहाँ उन्होंने हजारों लोगों को गैस के चैम्बर में मृत्यु के द्वार तक पहुंचाया, मैं वो जगह भी देखने गई। तो मैं वहां जाने का मेरा एक प्रयोजन था। मैं जब भी कहीं यात्रा करती हूँ उपेंद्र जी, तो मैं पहले उसका बैकग्राउंड देखती हूँ कि वो हिस्टोरिकल उसका कितना वैल्यू है। मैं वहां जाऊं तो वहां मुझे इतिहास की क्या चीजें मिलेंगी। इतिहास मेरे रोम रोम में बसा है। वो मेरे पिताजी ने बचपन में ही हमें कुछ सिखा दिया था इतिहास की बातें। तो जहाँ इतिहास होता है मैं वहां जरूर चली जाती हूँ, अगर कोई मुझे बुलाता है, और नहीं तो मैं अपने खर्चे से भी चली जाती हूँ। और इसी से मुझे लगता है ये वहीं महेश दिवाकर जी के साथ हम जर्मनी, और वहाँ हमारी यात्रा बड़ी अच्छी रही थी। तो इनसे मुलाकात भी वही। जी। सविता की बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन जी। अभी हमारे मित्र लोग जो जुड़े हैं आपकी कुछ कविताएं सुनना चाहते हैं। तो आप अरे वो तो आपकी इच्छा पर हम छोड़ देते हैं। जो आपको जी। पसंद है, आपको अच्छा लगेगा, फिर बातचीत तो जारी रहेगी फिर। जी। ओ, जी जी। देखिए, पहले 2 लाइनें अभी अभी बनी हैं, कि कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन सारी दुनिया मेरी है। क्या बात है। कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन सारी दुनिया मेरी है। इसी एक ख्याल ने मुझको यहीं पे जन्नत दे दी। वाह इसी वाह एक वाह। ख्याल ने मुझको बहुत सुंदर, यहीं पे बहुत जन्नत दे दी। बहुत जी। बढ़िया, बहुत अच्छा। जी जी। और 2 पंक्तियाँ और मैं मेरे पसंद की हैं, कि तुम यूं ही सितारों में उलझ रहे हो ए दिल, तुम यूं ही सितारों में उलझ रहे हो ए दिल, वो जब चाहेगा तुझको आसमान दे देगा। वो जब चाहेगा बात है, क्या बात है। तुझको बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी जी। और ऐसे, और 2 पंक्तियाँ सुना के अपनी एक गजल सुनाऊंगी बहुत प्रिय। जी जी। लाख पलकों पे बिठा लें, लाख पलकों पे बिठा लें, रास्ते में फूलों की पंखुड़ियां बिछा दें, चाहे शहद से मीठे बोल बोल लें आकर, पर जो लोग दिल से उतर जाते हैं तो उतर जाते हैं, पर जो हाँ। लोग दिल से उतर जाते हैं तो उतर जाते हैं। लाख पलकों पे बिठा लें, फूलों की पंखुड़ियां बिछा दें, शायद से मीठे बोल बोल लें आकर, पर जो लोग, इसलिए मैं कहती हूँ कि दिल बोलना और व्यवहार जो है हमें अच्छा रखना चाहिए। कहानियां कितनी भी अच्छी लिख ले, व्यवहार हमेशा
सम्मानजनक रहना चाहिए सबके प्रति। क्या बात, यही मेरी हमेशा भावना रही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, जी। जी, जी। और एक मेरे गज़ल है, मैं वो गा के सुनाती हूँ आपको, कोशिश जी, करती हूँ। आपका अ, स्वागत है। जी, जी, जी। रिश्तों को निभाना जिसे आ गया आजकल हर जगह, वो छा गया। रिश्तों को निभाना उसके पाँव जहाँ हाथ तेरे दिखे, उसके पाँव जहाँ हाथ तेरे दिखे, देखा ये अपनापन तो मुझे भा गया। रिश्तों को निभाना जिसे आ गया आजकल हर जगह, वो छा गया। जिसने अहंकार को पीस कर रख लिया, जिसने अहंकार को पीस कर रख लिया, सारी दुनिया के हर सुख को वो पा गया। रिश्तों को निभाना। और ये पंक्तियां देखिए खास तौर से, देश ये अपना है और अपना ये वतन, देश ये अपना है और अपना ये वतन, तेरा ये अपनापन अब कहाँ खो गया। रिश्तों को निभाना जिसे आ गया आजकल हर जगह, वो छा गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत ही प्रिय पंक्तियां हैं और आपने क्या मुझे मौका अब दिया अपनी बात कहने का। बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने सस्वर पाठ किया, इसका बहुत अच्छा लगा। और एक कविता सुनाइए ना आप। जी, 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 जी। जी, कविता सुनाती हूँ, बहुत सारी हैं लेकिन मुझे लगा कि चलिए आप जैसा आदेश करेंगे। एक बहुत ही अच्छी कविता मेरे मन से निकली, वो देखिएगा। चाहे कोई साथ नहीं दे, मैं अपना साथ नहीं छोड़ूंगी। वाह, 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 चाहे बहुत। कोई साथ नहीं दे, मैं अपना साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे हो कितने तूफान, चाहे हो कितने तूफान, मैं अपना हाथ नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना साथ नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है। अपनों ने चाहे मुंह मोड़ा, अपनों ने चाहे मुंह मोड़ा, चाहे अपना, चाहे मेरा साथ वो छोड़ा, फिर भी अपने साथ रहूंगी, फिर भी अपने साथ रहूंगी। खुद से नाता सदा रखूंगी, मैं अपना साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना हाथ नहीं छोड़ूंगी। जीवन में ऐसे बहुत, ये कविता मुझे बहुत बल देती है। अगली पंक्तियां देखिए। अंधकार वाह, हो बादल गरजे, अंधकार हो बादल गरजे, नभ से बरसे बरसात, आंधी हो चाहे तूफान, अपना साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना हाथ नहीं छोड़ूंगी। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां देखिए। लहू लुहान सीना हो जाए, छलनी हो जाए हर तार, बहे आंखों से अश्रु धार, मैं अपना साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना हाथ नहीं छोड़ूंगी, मैं क्या अपना बात, हाथ नहीं क्या बात, छोड़ूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत कितनी सकारात्मकता है इसमें। और जिसको कहते हैं ना, आत्मसम्मान भी इसमें है, आत्मबल भी इसमें है। और जो कविता की मुख्य जो संवेदना है वो भी इसमें है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बहुत शुक्रिया। आप ने जो पत्रकारिता में, उसमें क्या विशेष कार्य रहा है आपका, कहानी और कविताओं के अतिरिक्त? पत्रकारिता में मैंने 1982 में एक पत्रिका निकाली थी सुभाषा के नाम से। उसमें देश भर के बड़े-बड़े जो साहित्यकार थे, हरिवंश राय बच्चन जी से लेकर बहुत सबको मैंने उसमें शामिल किया था। और वो उस किताब का मूल्य उस समय ₹2 था उपेंद्र जी, उस वो- पत्रिका का ₹2 मूल्य था। और मेरी सारी पत्रिकाएं उस समय, मैं उसमें पर्यटन मंत्रालय में थी उस समय में। उन्होंने कहा कि आपने इतनी मेहनत की है, तो सबने मेरी ₹2-2 की पत्रिका वो खरीद ली। और मेरे सारे पैसे भी पूरे हुए और सब लोगों में कविता लिखने की भावना भी जागृत हुई।
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन वो कई कारणों से मैं उस पत्रिका को बहुत आगे नहीं चला सकी। लेकिन मैं कई पत्रिकाओं में, बैंक में मैं कई पत्रिकाओं में संपादक रही, अपने पंजाब नेशनल बैंक की जितनी भी मैगज़ीन्स रही हैं। अपने जो मैं मंडल कार्यालय में थी, तो अंचल की जो हमारी मैगज़ीन निकलती थी दीप स्तंभ करके, उसमें मैंने कई वर्षों तक संपादक रही और भी कई पत्रकारों में पत्रिकाओं की संपादक रही हूँ और कई लेख मेरे और कई मेरे नॉवेल्स जो हैं क्रमशः छपते रहे हैं, पंजाब केसरी में भी और बहुत सारे अखबारों में। तो इस तरह से मैं पत्रकारिता के साथ भी जुड़ी रही, पत्रिकाओं के साथ जुड़ी रही, संपादकों से भी वैसे लेखा जोखा वैसे चलता वैसे था। वैसे सविता जी, पत्रिका जी के बारे में योजना बनाना, उसका प्रकाशन शुरू करना, लेकिन फिर आगे आगे उसको जारी रखना बहुत जोखिम भरा होता है। हमने देखा बिल्कुल। है बड़े बड़े बलवान लोग जो बहुत ही मतलब देखा है हमने अपने जीवन में, बहुत सारी ऐसी जी। पत्रिकाएं थी, चाहे वे हम्म। कमर्शियल थी या आपने वो खुद पत्रिका शुरू की है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, वो आगे देर तक नहीं चल पाई हैं। बहुत जी कठिन होता है, क्योंकि क्या है कि पत्रिका में आपको एक तो श्रम बहुत चाहिए, समय चाहिए, श्रम चाहिए, जी पैसा जी चाहिए, और साथ में उसमें आपको मैन पावर भी बहुत चाहिए। जी तभी पत्रिका वो आगे चल सकती है, वो सबसे बड़ा है। और साथ में फिर आपका जो ये विज्ञापन का क्या, आपने जो विज्ञापन में आपने डिप्लोमा किया है, उसमें क्या जी। विशेषता रही है आपकी? उसमें हमारी एक मित्र थी, हमारे साथ ही उसमें जाती थी, तो उनको थोड़ी विज्ञापन में सहायता की आवश्यकता होती थी कई बार, तो मैं पत्रकारिता कर ही रही थी, तो मैंने उसमें विज्ञापन भी ले लिया। तो मुझे लगा कि अ, चाहे हमें उसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा ना भी हो, लेकिन हम काफ़ी मैंने विद्यार्थियों को इसमें काफ़ी योगदान दिया है, विज्ञापन के बारे में उनको बताया कि कैसे विज्ञापन बनाए जाएँ, कैसे किया जाए और इस पर भी मेरा मन है, मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, कभी मौका मिले तो खाली विज्ञापन पर भी एक पुस्तक कभी लिख पाई अगर तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे पास काफ़ी सामग्री है। जी जी। जी जी। अच्छा, और एक दो कविताएं सुनाइए। हाँ जी, कविताएं तो मैं अभी आपको सोच सुनाते रहना है। जी जी। हाँ जी, मैं सुनाती हूँ, मैं आपको मेरा बहुत अच्छा है। एक मेरी बहुत ही प्रिय, वैसे तो सारी प्रिय ही हैं। एक और स्वर से पढ़ती हूँ। प्रेम अंगना बहुत ज़रूरी है, खुल के हँसना बहुत ज़रूरी है। तुझको पानी है अपनी मंजिल तो तेरा चलना बहुत जरूरी है, क्या बात है। तेरा चलना। राह कांटों भरी है जीवन की, खार चुनना बहुत जरूरी है, खार चुनना। दिल ने पीड़ा को प्रेम से पाला, गीत बनना बहुत जरूरी है, क्या बात है। गीत बनना। थम गया दिल तो मौत लाजिम है, थम गया दिल तो मौत लाजिम है, दिल धड़कना बहुत बहुत जरूर। जरूरी है, क्या बात है, दिल क्या बात धड़कना। और ये पंक्तियां भी देखिए। सर उठाया है अब बदी ने तो उसका कटना बहुत जरूरी है, उसका कटना। और यही दो पंक्तियों के लिए मैंने जो गजल लिखी है वो पढ़ती हूँ। चुप ही रहने से कुछ नहीं होगा, चुप ही रहने से कुछ नहीं होगा,
बात करना बहुत जरूरी है, वाह वाह। बात करना। और अंतिम पंक्तियां देखिए इसकी। तेरी यादों में खोई है सविता, तेरी यादों में खोई है सविता, तेरा मिलना बहुत जरूरी है, क्या बात है, बहुत तेरा मिलना बहुत जरूरी है। जी जी जी। और देखिए यहाँ एक और पढ़ती हूँ। बहुत आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया। मैं जब भी गहरे पानी में उतरती हूँ, मैं जब भी गहरे पानी में उतरती हूँ, सच है मैं कई कष्टों से उबरती हूँ। मैं क्या जब बात। भी गहरे पानी में उतरती हूँ, सच है मैं कई कष्टों से उभरती हूँ, और मिल ही जाती है अपनी मंजिल मुझको, मिल ही जाती है अपनी मंजिल मुझको। मैं जब भी कश्ती में पाँव धरती हूँ, वाह वाह मैं वाह वाह, जब भी बहुत सुंदर, कश्ती बहुत। में पाँव धरती हूँ। भंडार भरे हों और वे सब भूखे रहें, भंडार भरे हों और वे सब भूखे रहें, कुछ भी देख लूं ऐसा तो मैं तड़पती हूँ। और पंक्तियां देखिए उपेंद्र जी, मुझे बहुत प्रिय हैं कि दिल के दिवालिया लोगों में रहकर, दिल के दिवालिया लोगों में रहकर हर पल में हजारों मौत मरती हूँ, मैं जब भी गहरे पानी में उतरती हूँ, बहुत सच है मैं बहुत कई कष्टों से बहुत उबरती हूँ। बहुत और सुंदर। पंक्तियां अंतिम देखिए कि सविता की खुशी सबकी, सविता को खुशी सबकी मिल जाए, सविता को खुशी सबकी मिल जाए, इसी बात को मैं आज तक तरसती हूँ, इसी बात को मैं आज तक तरसती हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत कुछ अच्छा। कुछ विचार आते हैं। तो गजलें भी मेरी बहुत लिखी गई हैं, तो मैं एक गजल आपको सुनाती हूँ। जी जी, आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया। जी। अपमान तेरा जब भी कभी हमने सहा है, एक शूल सा भीतर ही कहीं टूट गया है। वाह वाह वाह, अपमान क्या। तेरा जब भी कभी हमने सहा है, एक शूल सा भीतर ही कहीं टूट गया है। और ऐसा भी नहीं तुम पे कभी क्रोध नहीं आया, ऐसा भी नहीं तुम पे कभी क्रोध ना आया, बस इतना समझ लो नजरअंदाज किया है। अपमान तेरा जब भी कभी हमने सहा है, एक शूल सा भीतर ही कहीं टूट गया है। और पंक्तियां देखिए। वाह आएगा वक्त तो, आएगा वक्त तो सभी बुत टूट जाएंगे, आएगा वक्त तो सभी बुत टूट जाएंगे, पत्थर कभी मरते नहीं, ये किसने कहा है, पत्थर कभी हाँ, मरते नहीं, फिर से ये सुनाइए, किसने फिर से। कहा बहुत बढ़िया, है। बहुत अच्छा। फिर। आएगा, आएगा वक्त तो सभी बुत टूट जाएंगे, वाह वाह वाह। आएगा वक्त तो सभी बुत टूट जाएंगे, पत्थर कभी मरते नहीं, ये किसने कहा है। अपमान तेरा जब भी कभी हमने सहा है, एक शूल सा भीतर ही कहीं टूट गया है। और पंक्तियां देखिए। है नेक जमाने की निगाहों में वो इंसान, है नेक जमाने की निगाहों में वो इंसान, गम जिसने जमाने का सदा हंस के सहा है। और हालात हैं ऐसे कि बुरा किसको कहें हम, हालात हैं ऐसे कि बुरा किसको कहें हम, बेबस की तरह सविता क्यों चुपचाप सहा है, बेबस की तरह सविता क्यों चुपचाप सहा है। अपमान तेरा जब भी कभी हमने बता। सहा है, यहाँ पर, ईश्वरता। यहाँ पर कभी कभी का क्रोध, कभी का रोष या उसकी भावना, वो एकदम उसको उस मूड में आ जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सविता जी, कविताओं पर बातचीत जारी रखेंगे अभी। लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है, देखा भी है। मैं तो देखिए ना, मैं कब से आपको जानता हूँ, जिन दिनों आप आकाशवाणी में आती थी, हिंदी वार्ता में आती थी आप, शुरुआत तो आपने युवाणी से किया था। और जी बिल्कुल। आपको लगातार मैं बहुत ही सक्रियता के साथ, बहुत ही मतलब इतना रचनात्मक आप कार्य कर रही थी उन दिनों भी। तो ये जो आपकी एक विशेषता रही है, आपकी कई साहित्यिक यात्राएं बहुत रही हैं, विशेषकर विदेशों में, कई देशों की में आप गई हैं। तो क्या उसके बारे में बताइए, कैसे, किन क्या क्या प्रयोजन क्या थे, क्या कार्यक्रम थे जिनमें आपको जाना पड़ा, उसमें भाग लेना पड़ा।
जी, एक मैंने उपन्यास लिखा था 18 दिन के बाद। अब वो महाभारत के बाद की कथा पर मेरा उपन्यास है कि जो 18 दिन युद्ध चला था महाभारत का, और उसके बाद 56 दिन भीष्म पितामह जीवित रहे थे। और वो 56 दिन जो पांडव और श्री कृष्ण जी भीष्म के पास जाते रहे और उनको जो भी उन्होंने उपदेश दिए अच्छा जीवन जीने के लिए, इसको मैंने आधार बनाया था अपने उपन्यास का। क्या बात। नेशनल पब्लिशिंग से छपा ये उपन्यास। उपेंद्र जी, मैं इतनी खुश हूँ। आज मैं याद करना चाहती हूँ, भगवान करे सुरेंद्र मलिक जी बहुत हमेशा अच्छे रहें। जब मैंने उनको कहा कि मेरा ये नॉवल, मैंने ऐसे ही उनको चिट्ठी लिखी कि 18 दिन के बाद मेरा उपन्यास तैयार है और मैं इसको प्रकाशित करना चाहती हूँ। आप इसको प्रकाशित करिए। अगर इसके जो भी फायदा होगा वो आपका, और अगर इसका नुकसान हुआ तो वो सारा मेरा। तो क्या आप बात। इसको प्रकाशित करिए। आप इतने हैरान होंगे, वो बहुत उन दिनों भी मतलब अस्वस्थ थे, लेकिन वो मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी किताब प्रकाशित करूँगा। और उन्होंने नेशनल पब्लिशिंग से वो मेरा 18 दिन के बाद उपन्यास छपा। फिर उसका पेपर बैक भी छपा। बहुत ही लोकप्रिय रहा ये उपन्यास और मैं चाहूँगी कि सब लोग पढ़ें उस उपन्यास को। कोई एक पेज खोल लेंगे ना, तो आपको जीवन की हर समस्या का हल मिलेगा। इतना क्या बात। बढ़िया। अब वो मेरा नहीं है, वो मैंने जो पढ़ा भीष्म पितामह जी का, उसको मैंने अपने शब्दों में कहने की कोशिश करी है और वो बहुत अच्छा। जब मेरा ये उपन्यास छपा तो मुझे भूदेव शर्मा जी का निमंत्रण आया, वहाँ न्यू जर्सी से उनका एक प्रोग्राम हो रहा था अध्यात्म पर ही। तो उन्होंने मुझे इस पर पर्चा पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था 18 दिन के बाद उपन्यास पर। तो जब मैंने वहां पर इसका पर्चा पढ़ा, हमारे साथ और दिव्य रमेश जी भी थे और दिल्ली से और भी 2-4 लोग थे और बहुत अच्छा रहा मेरा वहां जाना। और उसके बाद जो वहां पर्चा पढ़ने के बाद जो मेरे मन में संतुष्टि हुई, मुझे लगा कि अगर नेशनल पब्लिशिंग से ये मेरा ना उपन्यास नहीं छपता। और उपेंद्र जी, उसके बाद बड़े सारे लोगों ने मुझसे 10-10, 20-20 किताबें मंगवाई कि हम अपने मित्रों को भेंट करना चाहते हैं, आप हमें मंगवा कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि अ, कोई अच्छे लोग अगर आपको 2-4 मिल जाते हैं, आपको देखो जब तक कोई मुझे पढ़ेगा नहीं, मुझे जानेगा नहीं। अगर कोई मुझे पढ़ लेगा, तो वो मुझे जानेगा और पहचानेगा, तो मुझे पक्का है कि वो अपने कार्यक्रम में या साहित्यिक आयोजनों में हमें बुलाना चाहेगा। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आपको मैं एक और बात बताती हूँ, जब मैं कांता भारती जी दूरदर्शन में थी, तो मैं उनको एक बार वैसे ही मिलने गई और मैंने उनको एक अपना छोटा-सा लेटर दिया कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहती हूँ। एक कहानी है मेरी उस पर। उन्होंने कहानी पढ़ते ही, उसी समय जो मेरा स्क्रिप्ट छोटा-सा पढ़ा, उसी समय समझिए कि मुझे स्वीकृति मिल गई। तो आप सोचिए कि अच्छे लोग होना, अच्छे लोगों का मिलना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारा अगर अच्छा भाग्य है, तो अच्छे लोग हमें मिलते हैं और अगर हमारा दुर्भाग्य होता है, तो हमें बुरे लोग मिलते हैं। आज मुझे आप मिले, मैं आपके माध्यम से मेरे और कितने नए मित्र और भी जुड़े होंगे, सब पुराने भी हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस पटल पर आज आई हूँ और आपके माध्यम से मैं कितने अच्छे सभी लोगों को मैं याद भी कर रही हूँ। सुरेंद्र मलिक जी को किया, कांता भारती जी को किया, काली प्रसाद जी थे, उन्होंने मेरी कहानी पढ़ी, अपने कहानियों की बात की है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप काली कलूटी कहानी, वो मेरी उसमें दैनिक हिंदुस्तान में भी प्रकाशित हुई थी और किताबों में भी थी। तो उनको मैंने कहा कि आप ये कहानी क्यों लेते हैं? आप किसी और कहानी पे बनाइए। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे यही कहानी पसंद है। उपेंद्र जी, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी थी। मैंने मतलब आप सोचिए 25-30 साल पहले की बात है, तब शायद लोगों को इतना हम्म। पता भी नहीं होगा। तो जी जी। उस विषय पर मैंने कहानी लिखी थी। तो उन्होंने इस पर टेलीफ़िल्म बनाई 1.5 घंटे की अपने दूरदर्शन के लिए। तो ये अच्छे लोगों, मेरा मेरा कोई इसमें योगदान नहीं। मैं सिर्फ ईश्वर की कृपा है कि वो मुझे अच्छे लोगों से मिलवाता है, उनका सहयोग सानिध्य मिलता है। तो बस अपना लेखन पाठन चल रहा है, आप लोगों का शुभ चिंतन मिलता है, तो बस मेरा जीवन निकल रहा है, अच्छे से निकल रहा है।
आप आपके सबका प्यार आपके बना रहे। आपके आपके रचनात्मक कार्यों में अनुवाद भी बहुत शामिल है, अनुवाद कार्य भी जी आपने किया। जी जी। जी जी हाँ जी, उसके बारे जी। में जी। अनुवाद का तो देखिए मैंने एक तो मैंने मिनिस्ट्री में सीनियर ट्रांसलेटर रही, फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय में। वहां पे मुझे 5 वर्ष मैंने सीनियर ट्रांसलेटर के रूप में काम किया। हजारों पेज पार्लियामेंट क्वेश्चन से लेकर वो बहुत दूसरी तरह की सरकारी दस्तावेज काम किया। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में मैं 28 वर्ष तक अनुवाद के ही कार्य से ज्यादातर हम लोग जुड़े रहे। हमारा जी अनुवाद का ही कार्य होता था। दिल्ली बैंक नगर राजभाषा का कार्य हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री कमेटीज का काम हो, तो इस तरह से अनुवाद वहां भी बहुत किया। मैंने अनुवाद किया कुछ चाइनीज कहानियों का, वो समय सारिका में भी प्रकाशित हुई थी। मैंने अनुवाद किया ये कुलदीप नैयर जी की किताब ट्रायल ऑफ भगत सिंह का। उसका हिंदी रूपांतर जो था वो पंजाब केसरी में किश्तवाड़ 2 साल तक प्रकाशित होता रहा। वो भी मैंने अनुवाद किया। और रिटायरमेंट के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय ने मुझे फिर बुलाया अपने अनुवाद कार्य से जोड़ने के लिए। और उस दौरान मैंने आदरणीय मोदी जी, सुषमा स्वराज जी और देश के कितने ही जाने माने जो हमारे सांसद थे और जो भी बहुत अच्छे लोकप्रिय लोग थे, उनके मैंने मतलब आप सोचो कि हजारों पेज वो मेरे पास, आप सोचिए कि कम से कम 2-5 हजार से ज्यादा पेज पड़े हुए हैं। अगर क्या कभी मौका लगे तो मैं उसका पुस्तक बनाऊं तो इतना बढ़िया उसमें है। अंग्रेजी और हिंदी के मैंने सारे कागज अभी रखे हुए हैं। मैं चीजों को ऐसे नहीं, मुझे लगता है हर चीज का ना बहुत मूल्य होता है। हमें अपना काम करके उसको ऐसे नहीं कर देना चाहिए। और मेरा हर पुर्जा छोटे से छोटा उपेंद्र जी जो मैंने संभाल के रखा, वो मेरा आज काम आता है। अभी कोई जैसे कोई काम कर रहा है मुझ पर, कोई कुछ पूछता है कि आप पर कितने विशेषांक छपे, आप उसकी फोटो भेजिए। तो अगर मैं नहीं रखती तो मैं कैसे भेजती? आपको कितने पत्र आए, आपको शंकर दयाल जी का पत्र आपने लिखा है, ज्ञानी जैल सिंह जी का पत्र। तो कुछ लोग बंबई से आ गए मेरे घर, क्या वो पत्र दिखाइए। उन्होंने सोचा मैंने ऐसे ही लिखा है, तो वो पत्र देखने आ गए। वो डायरी दिखाइए जो ज्ञानी जैल सिंह जी ने आपको दी थी हस्ताक्षर करके, वो दिखाइए। तो मुझे अच्छा लगा कि वो लोग इसी बहाने आए, लेकिन मैंने उन्हें सब वो चीजें दिखाई। तो मुझे लगता है कि मैं आप सबको भी कहना चाहती हूँ, हमें अपनी चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। कब कोई हमसे कोई प्रश्न कर ले, अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व बनता है। वो कभी हमसे कोई प्रश्न करे और हम उत्तर ना दे सके, तो ये मुझे लगता है हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हर प्रश्न के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। और उपेंद्र जी एक बात और मेरा मन है, मुझे लगता है कि अपना अपना नहीं, अपनी परीक्षा के लिए हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। क्या बात है, हर क्या पल, बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। हर परीक्षा। मुझे जब कोई कहता है कि तुम भाग सकती हो, तो मैं कहती हूँ हाँ भाग सकती हूँ। तुम लिख सकती हो, हाँ मैं लिख सकती हूँ। इस विषय पर लिख सकती हो, हाँ मैं लिख सकती हूँ। मैं अपनी परीक्षा लेती हूँ और जब मैं पास हो जाती हूँ, उस जैसी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। अपनी परीक्षा लेनी चाहिए। कोई अरे नहीं हम नहीं कर सकते, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल, नहीं, करके तो देखिए, हो जाएगा। और फिर अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपको आनंद की अनुभूतियां भी होंगी। तो ऐसा बस करती रहती हूँ मैं कुछ कुछ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पिछले 1-2 सालों में, वर्षों में आपकी कुछ पुस्तकें आई हैं, तो सबसे पहले उनके दर्शन आप कराइए। अभी शायद उनका लोकार्पण भी नहीं हुआ है। पहले जी पहले जी। अपने मित्रों को दिखाइए वो कौन कौन सी पुस्तक है, और दर्शन तो मैं करा। ना, अब मैं एक्चुअली मुझे उठ के थोड़ा अलमारी तक जाना पड़ेगा, मैं रख नहीं पाई। तो बस मेरे पास अभी देखिए, एक तो मेरी ये भी मेरी प्रिय कविताएं आई है। जी आ, जी जी। ये दिख रही थोड़ा है सा, आपको? नहीं नहीं, बीच में, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मेरी प्रिय प्रिय ये कविताएं। जी 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 जी। ये क्या जी, बात। ये मेरी डायमंड प्रकाशन से आई है। और डायमंड से ही मेरी एक और किताब आई है, मेरी प्रतिनिधि कहानियां। और चुन्नू मुन्नू की बाल कहानियां, मेरे बाल कहानी संग्रह भी हैं। एक ये संग्रह आया है। मेरी लोकप्रिय कहानियां भी अभी प्रकाशित हुई है। और समय समय की बात, एक मेरे छोटे छोटे अनुभवों पर आधारित एक बहुत अच्छी, मतलब काफी लोकप्रिय रही वो पुस्तक, पसंद आई सबको। वो भी तो लॉकडाउन के दौरान और अभी तक हाल ही में, इस साल में मेरी 4 किताबें ये आ गई।
ये मेरी तो प्रिय कविताएं का क्या मतलब? ये पहले की कविताएं प्रकाशित होके उनमें से प्रिय कविताएं हैं, या बिल्कुल ताजा जी मेरी कविताएं? इसमें ज्यादातर तो है ताजा ही, जो मतलब अभी अभी लिखी गई। और फिर मेरी जो और भी थोड़ी सी 10-15-20 जो मेरी बहुत प्रिय रही कविताएं, वो भी इसमें थोड़ी मैंने शामिल की। जी जी, तो ये मेरी प्रिय कविताएं में से 2-3 कविताएं सुनाइए ना, अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, जी जी जी। एक कविता मुझे बड़ी पसंद है, देखिए मैं वो आपको सुनाती हूँ। हाँ, सुनाइए, स्वागत है आपका। जीवित है भीतर मीठा झरना, क्या जीवित बात! है भीतर मीठा झरना, अच्छी औरत, बहुत सुंदर गुलाबी गुलाब के फूल भी। वाह 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 जीवित वाह! है, मैंने नहीं लगाया, जीवित है मेरे भीतर मीठा झरना, अच्छी औरत, बहुत सुंदर गुलाबी गुलाब के फूल भी। मैं नहीं सूखने देती मीठा झरना, मैं वाह नहीं सूखने देती मीठा झरना, मैं नहीं सर उठाने देती अपने भीतर की बुरी औरत को। वाह 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 मैं वाह! नहीं सर उठाने देती अपने भीतर की बुरी औरत को, मैं नहीं बिखरने देती अपने भीतर के गुलाब को। परिस्थितियां लाख सर पटके लहूलुहान हो जाएंगी, हार जाएंगी, क्योंकि जिसके पास है सुंदर मन और हाथ में कलम, उसके मन को विचलित कौन करे, उसके मन को विचलित कौन क्या करे। बात है, बहुत अच्छी कविता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बीच में सुधाकर अदीब जी भी लखनऊ से जुड़ गए हमारे साथ। जी अच्छा। हाँ, जी जी, डॉक्टर सुधाकर अदीब जी भी जुड़ गए हैं लखनऊ में। जी मैं लखनऊ, उनको आपका भी, जी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी जी मैं भी प्रणाम, जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, नमस्कार। आ, एक कविता देखिए, अब मैं कई बार मेरा मन होता है मैं ये कविता हर बार पढूं और दसियों बार पढूं। मैं आप सबको समर्पित करती हूँ। उदास मत होना, क्या बात है, क्या बात है! उदास मत होना। बीहड़ पहाड़ों में, सुलगते अंगारों में, अंधियारी रातों में, बीत गई बातों में, निर्जन वन में, दुर्जन के संग में, अपनों के रंग में, दुख में सुख में, शांति में सन्नाटे में, शोर और शराबे में, जल और थल में, चल और अचल में, धूप चाहे छाव में, शीर्ष चाहे पाँव में, किसी भी रंग में उदास मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए, उदास मत होना, निराश मत होना। दुख में भी मुस्कुराते रहने से असंभव नहीं रहता जीवन उस पार जाने से पहले। पंक्तियां फिर पढ़ती हूँ। क्या बात कब है, क्या उदास बात! नहीं होना, बीहड़ पहाड़ों में, सुलगते अंगारों में, अंधियारी रातों में, बीत गई बातों में, निर्जन वन में, दुर्जन के संग में, अपनों के रंग में, सुख में दुख में, शांति में सन्नाटे में, शोर और शराबे में, जल में थल में, चल में अचल में, धूप चाहे छांव में, शीर्ष चाहे पाँव में, किसी भी रंग में, तुम कभी उदास मत होना, तुम कभी उदास मत होना, तुम कभी बहुत उदास बढ़िया, मत होना। बहुत सुंदर। अब देखिए, इसमें आशावादी आपने जो अप्रोच लिया है, और इसमें जो जीवन की जो वास्तविक सार्थकता है, जीवन जीने का जी जो तरीका और सलीका है, आपने सब मंत्र बता दिया इस कविता में। मेरे विचार में कविता का मूल उद्देश्य यही है सविता जी, कि जो जी जी आपको जीने की प्रेरणा दे, जो आपको जीवन का की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती रहे। कविता तो रचना का काम वही होता है। रचना का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपको निराशावादी बना दे और आप बस अपने जीवन के जितने भी आपके नकारात्मक वो पक्ष है उसी पर आप सोचते रहेंगे। आपकी जी कविताओं में मैंने ये विशेषकर देखा है, शुरू से ही जब आप आकाशवाणी में भी आती थी, आपके लेखन जी में एक सकारात्मक अप्रोच है। आपने जीवन को, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हैं, कितने भी संकट है, कितनी भी परेशानियां हैं, उनको दरकिनार करके आपने उसमें से, यानी पूरे कीचड़ में से जो वो फूल है, वो जो कमल है, वो कैसे जी खिलता है, क्या बात है! वो जो रचनात्मक कमल है, वो तो वाकई जीवन जीने की एक मुख्य प्रेरणा देता है। साधुवाद, आप जी। बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई। और एक सुनाइए कुछ। जी जी। एक एक कविता और मुझे बहुत पसंद वाली कविता है।
तालाब पोखर और नदियां जो बनते हैं उन्हें बनने दे। तालाब पोखर और नदियां जो बनते हैं उन्हें बनने दे। मिट्टी पत्थर और कंकर से जो हिलते हैं उन्हें हिलने दे। अगर तू ब्रह्म का अंश है तो समुद्र बन जा। अगर तू ब्रह्म क्या का बात अंश है तो समुद्र बन जा। समुद्र बनकर दूसरों को समाहित कर ले। एकाकार हो जा, दूसरों से जुदा हो जा। कोई लुभा ना पाए तुझे, तू वैसा हो जा। तालाब पोखर और नदियां जो बनते हैं उन्हें बनने दे। पत्थर कंकर से जो हिलते हैं उन्हें हिलने दे। अगर तू ब्रह्म का अंश है तो समुद्र बन जा। तू समुद्र बन जा। और पंक्तियां देखिए। पानी के बहुत जहाज चले, पानी के जहाज चले, सैकड़ों सवार रहें, मछलियां किश्तियां और बवंडर भी आ जाएं अगर। समुद्र में होती है ज्यों क्षणिक हलचल, तू भी समुद्र की तरह आचरण कर। तू भी समुद्र की तरह आचरण कर। उसकी कुछ खूबियों को भी याद रख। समुद्र की तरह जीते जी भय रहित हो जा। पोखर और तालाब न बन, आज से तू समुद्र हो जा। पोखर वाह, और तालाब न बन, आज से तू समुद्र हो जा। शांत बहुत भी रह, शांत भी रह और हिलोरे भी ले तू ताउम्र। वाह, शांत क्या भी बात। रह और हिलोरे भी ले तू ताउम्र। बस किसी दूसरे के हाथों कभी परेशान ना हो। चाहे कंकर मछली किश्ती या जहाज ही हो, तू विशालता अपना और परेशान ना हो। तू कभी पोखर ना बन, तालाब ना हो, आज से समुद्र हो जा। तालाब पोखर और नदियां जो बनते हैं उन्हें बनने दे। मिट्टी पत्थर और कंकर से जो हिलते हैं उन्हें हिलने दे। बस तू विशालता अपना और परेशान ना हो। किसी दूसरे के हाथों तो कभी परेशान ना हो। बस तू विशालता अपना, बस तू विशालता अपना। क्या क्या बात है, जी। बहुत अच्छा। अब बताइए, अरे इसके इसके विचार और इसका चिंतन ही ऐसी आपकी काव्य चिंतन है, तो इसको कौन कर सकता है? इस पर कौन नकारात्मक समीक्षा कर सकता है? तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब ये जीवन जीने की एक पद्धति दी है आपने अपनी कविताओं के माध्यम से। बहुत बढ़िया, जी। बहुत सुंदर, सुंदर। तो इसको अगर हम व्याख्या करें तो समय लगेगा इसको समझने में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविताएं हैं। बहुत वाह। काव्यात्मक भूमि जो आपकी है और भावना जो है बहुत ही सटीक और सार्थक है, सशक्त है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सविता जी। और ये जी। अब इस रूप में आप, अब देखिए ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अब आपने जीवन में इतना अनुभव प्राप्त किया है, कहानियां लिखी है, कविताएं लिखी है, गद्य भी लिखा है, पद्य भी लिखा है, आलोचनाएं भी लिखी है, सही भी हैं, समीक्षाएं आपने सही भी हैं, और जीवन के इतने सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं। तो जी। आपका साहित्य का मूल मंत्र क्या लगता है? साहित्य का मूल उद्देश्य क्या है? क्या है जीवन में उसका स्थान आज के संदर्भ में? जी, मैं ये सोचती हूँ कि श्रेष्ठ साहित्य के अगर मैं बात करूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इसमें ना अ, अब मुझे ना राजकुमार सैनी जी को याद करने का मन हो रहा है। क्या बात है, आप आपने तो जानते उनको होंगे। याद किया। वाह वाह, मेरे परम मित्र थे। वाह हाँ, वाह वाह। जी, अक्सर तो अक्सर मैं जब हम उनको या साहित्य गोष्ठियों में जाते थे और राजकुमार जी, सैनी जी हमेशा उपस्थित रहते थे। क्या बात है, जी, क्या बात है। मैं उनको अपना मतलब साहित्य में वैसे तो मैं गुरु शिष्य में विश्वास नहीं रखती, लेकिन मैं उन्हें गुरु मानने में कभी गुरेज नहीं करती। क्योंकि जब मैंने कागज पे कुछ-कुछ लिखती थी। 19 वर्ष 6 महीने में तो मेरी नौकरी लग गई थी। उसी कमरे में राजकुमार सैनी जी बैठा करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया था, "अरे! ये तो कविता है। अरे! तुम तो ये लिखती हो, तुम तो कहानी भी लिख सकती हो।" तो उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया था। तो वो एक बात कहा करते थे, वो बात को मैंने अपना माना है साहित्य में। वो कहते थे जैसे हम अपने घर में कुछ काम छिपकर करते हैं, वैसे ही हमें कुछ काम साहित्य में भी अपनी भाषा में छिपकर करने चाहिए। साहित्य में कभी भी ऐसा खुलापन नहीं होना चाहिए। इसको मैंने अपने शब्दों में ऐसे कहा कि श्रेष्ठ लेखन को मैं गंगा में स्नान करने जैसा मानती हूँ। जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं, तो हमें कुछ लोक मर्यादा, कुछ मर्यादित, कुछ अनुशासन का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही हमें साहित्य में रखना चाहिए। साहित्य का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि जल्दी
बहुत आगे पहुंचने तक हम कुछ अभद्रता, कुछ अमर्यादित, कुछ अनुशासनहीनता अपने साहित्य में ना ले आए, जिससे हम लोकप्रिय तो भले हो जाएं, लेकिन हम साहित्य को भद्दा ना कर दें, उसको गंदा ना कर दें। साहित्य को बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए। मैं हमेशा, आप मेरा जितना साहित्य पढ़ लें, अगर उसमें आपको एक पंक्ति भी कोई ऐसी मिल जाए अमर्यादित, अनुशासनहीन, जिसमें अश्लीलता दिखे, हालांकि श्रवण कुमार और बहुत लोगों ने कहा कि बोल्ड कहानियों के बावजूद भी आपका लेखन संस्कार वाला है। तो ठीक है, बोल्ड कहानियां हमने भी लिखी है, लेकिन बस मैं यही चाहती हूँ साहित्य में हमेशा श्रेष्ठता का ध्यान रखा जाए और अभद्रता ना हो, अमर्यादित नहीं होना चाहिए साहित्य, उसमें सीमाएं होनी चाहिए। और वो राजकुमार सैनी जी की बात ही है ये, कि घर में जैसे छिपकर हम कुछ काम करते हैं, बहुत सारे काम है, आप सब जानते हैं, ऐसे ही साहित्य में भी थोड़ा सा हमें मर्यादा और अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने राजकुमार सैनी जी को मैं याद करना चाह रही थी। आज देखिए बाई चांस आज आपने आपने, उनका नाम लिया तो मुझे भी बहुत याद आते हैं। वो अक्सर हाँ आकाशवाणी नहीं, जब आते थे तो मिलते थे, जी हम अक्सर बैठे रहते थे, बातें करते रहते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उनका मुझे वो उनका चेहरा मेरे सामने आज आंखों के सामने हाँ, आ जी गया। जी जी, मैं मुझे भी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। याद आते हैं। जी जी। तो अच्छा, अभी तो लगभग आपने 50 पुस्तकें लिखी हैं सविता जी। अभी क्या लक्ष्य क्या रखा है आपने अभी? ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, सानंद रखें, और आप बिल्कुल सृजनरत रहें, आप लगातार लिखते रहें। तो वैसे टारगेट तो कुछ मन में रखा होगा? नहीं, कुछ नहीं रखा। जब तक प्रकाशक मिलते रहेंगे, तब तक मैं लिखती रहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं प्रकाशक नहीं मिलते, लेकिन भगवान की बहुत कृपा है। और अभी मेरी 3-4 किताबें मतलब हैं पाइपलाइन में, मैं काम कर रही हूँ, और अगले वर्षों में फिर 3-4 किताबें और होंगी। और मैं चाहूंगी कि अगली बार अगस्त में अगर पुस्तक लोकार्पण हो, तो आप उसमें जरूर कृपा करें शामिल होने की, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जी, और मुझे लगता है कि इस साल में मेरी कम से कम 3 किताबें और आनी चाहिए। मैं तो उन पर बीच काम में कर रही ये हूँ। जो 1-2 साल कोरोना के रहे, तो कुछ कठिनाइयां, परेशानियां आपको भी आई होंगी, क्योंकि हर एक परिवार में समस्याएं रही। लेकिन जी, कई लोगों के लिए सकारात्मक इसलिए रहा कि अपने परिवार में, अपने घर पे रह के उन्होंने बहुत सृजन का कार्य किया है, बहुत काफी लेखन का कार्य हुआ है। जी, जी। बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताना चाहती हूँ, बहुत सारा काम हुआ, बिखरा पड़ा था बहुत सारा काम, और जब बाहर ही नहीं जाना तो घर ही रहना है, तो सारा बिखरा हुआ काम समेट लिया, और वो फिर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो गया। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। लेकिन वैसे ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कोरोना काल, जो देश में परिस्थितियां बनी, बहुत लोगों को कितनी कठिनाइयां हुई, उसके कभी सोचते हैं तो बहुत दुख होता है। लेकिन मुझे यही लगता है कि जीवन है, जीवन तो चलता रहना चाहिए। बहुत कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी, बहुत दुख होने के बावजूद भी सब लोग अपना-अपना काम करते रहे। उपेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अ, बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ था, एक भी आदमी बाहर नहीं था, लेकिन मैंने एक कविता लिखी है, मैं उसको आपको वैसे ही सुनाती हूँ। गली में एक आदमी आवाज़ लगा रहा था, हम्म। चारपाई बुनवा लो, पलंग बुनवा लो, चारपाई बुनवा लो। मैंने देखा साइकिल पर थोड़े से उसने वो रस्सी और थोड़ा-सा वो बाँधा हुआ है, और वो आवाज़ लगाता जा रहा है। कितने लोग मर रहे हैं, कितने हाहाकार है, एक आदमी बाहर नहीं जा रहा, पर वो आदमी सड़क पे घूम रहा है, क्योंकि उसका परिवार है, उसने परिवार को खाना खिलाना है। वो सोचता है शायद कोई काम आ जाए, कोई पीढ़ी बनवा ले, कोई कुछ और बनवा ले, तो शायद उसका काम चल जाए। तो मैंने सोचा कि जीवन जो है कभी रुकता नहीं है, क्या बात है। परिस्थितियां लाख कैसी हो जाए, तो जीवन चलता रहता है। तो हमारा जीवन भी चलता रहा, बाहर के दुख देखते हैं तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन सकारात्मक रहे तो कुछ कुछ करना ही पड़ता है। तो ठीक रहा। बहुत दुख बढ़िया, के बहुत साथ। अच्छा। अब एक साहित्यिक, अब इस बीच में कल्पना पांडे जी भी जुड़ गई हैं, आपको प्रणाम कर रही हैं, तो बहुत अच्छी अच्छा, बात है। अच्छा लगा कि जी हमारे कई मित्र इस मंच पर जुड़ रहे हैं। उसे हमारा मंच और संपन्न होगा, और आप जैसे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, तो और शोभा बढ़ती है मेरे इस कार्यक्रम की।
तो एक साहित्यकार के रूप में आज हमने सविता चड्ढा जी से बात तो कर ली, लेकिन साहित्य के अतिरिक्त हम किस रूप में आपको जाने, मतलब गीत, संगीत, कला और किस में रुचि है आपकी? मुझे अच्छे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अच्छे लोगों से मेरा तात्पर्य ये है कि जो मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मेरे बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, वो मेरे लिए सब बहुत अच्छे हैं। और जो मुझे नहीं जानते, मैं उनको जानना चाहती हूँ। क्या जब बात है। आपने मुझे कहा तो मुझे लगा कि मुझे आपके इस पटल पर आना है। जो मुझे नहीं जानते, वो मुझे जाने, मैं उनको जानूँ। देखिए, इस दुनिया में अपने आप में सीमित हो जाना, बंद हो जाना, हम किवाड़ बंद करके बैठे रहें। मेरी एक बहुत अच्छी कविता है कि किवाड़ बंद करके बैठे रहो और सोचो कि लोग दस्तक देंगे। नहीं, तुम सुनाइए खुद किवाड़ सुनाइए ये खोलो। कविता, अब कार्यक्रम हमारा संपन्न हो रहा है, अब इस पर ये आप सुनाइए, सुनाइए। अच्छा, मैं तुमने किवाड़ बंद कर सांकल चढ़ा ताला लगा दिया है। तुमने किवाड़ बंद कर सांकल चढ़ा ताला लगा दिया है और तुम नाराज हो कि दुनिया दस्तक नहीं देती। वाह वाह और वाह, तुम बहुत। नाराज हो कि दुनिया दस्तक नहीं देती। खोलो किवाड़, सांकल और ताले को भी खुद बाहर आ जाओ। नए सिरे से देखो दुनिया, तलाशो दुनिया में सरलता, सादगी। दस्तकों की अपेक्षा भूल जाओगे, दस्तकों की अपेक्षा भूल जाओगे। तनाव, नाराजगी, अपेक्षा सब भूल जाओगे जब अपने किवाड़ खोलकर तुम खुद बाहर आओगे। जब अपने किवाड़ खोलकर तुम बाहर आओगे। क्या तो बात है, बहुत आपने सुंदर कविता है, बहुत। अच्छा सुनिए, इस बीच में श्री बालकृष्ण सन्यासी जी मेरे गुरु हैं, मैं उनका नमन हाँ करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वे भी जुड़ गए हैं, लिखते हैं कि वेलकम टू हैव सच ए रेनाउंड राइटर विद अस टुडे। तो आपको आपके बारे में लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सन्यासी जी धन्यवाद। भी मेरा मेरा मूलतः, सन्यासी जी मूलतः कश्मीर से हैं। और जैसे जी मैंने कहा कि मेरे जीवन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके सामने मैं बड़ा हुआ हूँ और मैंने लिखना सीखा है। बालकृष्ण सन्यासी जी को मैं नमस्कार भी करता हूँ जी। जी। और मुझे भी आशीर्वाद मिला। मुझे भी आपके गुरुजी का आशीर्वाद मिला। मैं भी धन्य हो गई। उपेंद्र जी, मेरी एक कविता, मेरा मन है सुनाऊं मैं आपको। वो मेरी, अगर आप कहेंगे तो कुछ और पढ़ूंगी, समय हो गया हो तो बताइएगा। हाँ ये बताइए। मेरी कविता, देखिए 70 साल होने पर ये मेरी कविता बन पाई है। आप कितना सहमत होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पसंद है। जिसको मेरी चाह नहीं है, उसकी अब परवाह नहीं है। क्या बात है। जिसको जिसको मेरी चाह नहीं है, उसकी अब परवाह नहीं है। मुझे दगा देकर जो जाए, भाती मुझे निगाह नहीं है। और दिल को जो अंगार बना दे, वाह ऐसी वाह। कोई दाह नहीं है। दिल को जो अंगार बना दे, ऐसी कोई दाह नहीं है। और चाहे हो कितनी भी आफत, कभी निकलती आह नहीं है। चाहे हो कितनी भी आफत, कभी निकलती आह नहीं है। संस्कारों के बिन जीने में मिलती वाह वाह नहीं है। साथ बुराई के रहने से सच को मिलती राह नहीं है। जिसको मेरी चाह नहीं है, उसकी अब परवाह नहीं है। ये क्या मैं अब बात। लिख पाई, 70 वर्ष होने के बावजूद अब लिखी है। पहले कभी नहीं ऐसा सोचा, अचानक एक दिन बहुत ये लिखा गया। कि बहुत जिसको सुंदर कविता है, बहुत बढ़िया। तो मेरे अंतिम सवाल का आपने जवाब नहीं दिया अभी, कि जी साहित्य के अतिरिक्त आपको, आपकी किस में रुचि है? संगीत में रुचि तो होगी ही आपको जी। जी। संगीत में पता है कैसे रुचि है उपेंद्र जी, जब मैं बहुत जीवन से उदास हो जाती हूँ कभी, इवन मुझे शरीर में भी कोई मुझे पीड़ा हो। मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह से आप लिखती हैं, जो रचनाएं जी आपने सुनाई हैं और जो जी सकारात्मकता उनमें है कविताओं में, क्या बात है। तो मैं चाहता हूं कि आपसे लेखकों को सीखना चाहिए कि सकारात्मक दृष्टि रखते हुए किस तरह से लिखा जाता है, और उसी सकारात्मकता में जो जीवन की संवेदना है, जीवन का दर्द जो है, व्यथा जो है, कैसे आप उसको व्यक्त कर रही है। क्या बात है, ये तो सविता चड्ढा जी से कोई सीखे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी, अपनी बात आप जारी संग, रखें।
जी जब मैं कोई संगीत सुनती हूँ, कोई भी गीत सुनती हूँ, चाहे वो पंजाबी के गीत हों या हमारे म्यूज़िक का कोई भी हो, गज़ल हो, गीत हो, दूरदर्शन पर मतलब टीवी पर कुछ भी, तो मुझे इतनी ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है, मुझे लगता है कि जैसे मोबाइल चार्ज 5 मिनट में हो जाता है, 100%, तो मैं भी 5-10 मिनट अगर संगीत सुन लूँ, तो मेरा पूरा दिन मैं बहुत एनर्जी के साथ काम कर सकती हूँ। मेरे ज क्या बात अगर थोड़ी थकान हो भी, घर के किसी भी बिंदु पर, किसी पहलू पर, कुछ भी परेशानी हो, तो संगीत जो है वो सारी मिटा देता है। संगीत मेरा बहुत ही प्रिय है और मैं ऐसे कई गीतकार हैं मैं जिनको बहुत सुनती हूँ कभी, तो भी मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। तो मैं कह सकती हूँ कि संगीत जो है मेरे जीवन को नई ऊर्जा देता है। मैं जब भी कभी उदास या निराश नहीं होती हूँ, लेकिन कभी परेशान भी हो जाऊँ, तो संगीत मेरी हर परेशानी छूमंतर कर देता है। बहुत अच्छा लगता है संगीत क्या सुनकर। बात है, क्या बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जी, हमेशा स्वस्थ रहें, सानंद रहें, संगीतमय रहें, साहित्यमय रहें, और आप जी, ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे। तो अभी आपने 50 पुस्तकें लिखी हैं, और 50 पुस्तकें आप लिखें और साहित्य जगत को आप और समृद्ध करें, उसको और आप आगे बढ़ा दें। तो जो मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल सबसे पहले तो मित्रों में सबसे परम प्रिय मित्र उपेंद्र रैना जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत अ, मतलब श्रेष्ठ साहित्यकार तो हैं ही, आकाशवाणी से लंबे अरसे तक जुड़े रहे हैं और आपने आज जो मुझे आमंत्रित किया, आपने इस बहुत ही रचनाधर्मिता पर, तो एक तो इसका नाम ही रचनाधर्मिता इतना अच्छा है कि इस पर आकर मुझे बहुत ही सुखद लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि आज से पहले मैं जितने भी पटल पर आई हूँ, मुझे लगता है कि रचनाधर्मिता पर आकर अब मेरी रचनाधर्मिता संपूर्ण होने वाली है। अभी वो हो ही नहीं शायद, अब दोबारा बुलाएँगे कभी और का बात करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर आपने जिन भी आज महानुभावों के जो भी इस पटल पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाला मुझे सुना और अपने शुभकामनाएँ दी, अपने जो भी मैं बाद में इसको देखूँगी कि कौन-कौन लोग कैसे-कैसे जुड़े। तो मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ और एक बार फिर से उपेंद्र रैना जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे आज बहुत सुखद अवसर दिया और आज की रात मेरी बहुत अच्छी नींद आने वाली है। बहुत-बहुत क्या शुक्रिया, आपके साथ नमस्कार, मुलाकात नमस्कार। हुई, आप स्वस्थ रहें, बहुत-बहुत सानंद रहें। नमस्कार जी, सविता जी, आप बहुत अच्छा लग रहा जी, है। बहुत नमस्कार। धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर रचना धर्मिता कार्यक्रम में आज की हमारी विशेष अतिथि थी दिल्ली से सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार सुश्री सविता चड्ढा जी। उनसे हम उनके जीवन के बारे में, उनकी जो साहित्यिक यात्रा है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, और इसके साथ ही अब आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मुझे अनुमति दी